अस्सलाम वालेकुम। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक पुरअसरार और नाकाबिल यकीन कहानी। रात गहरी और स्याह थी। चौदहवीं के चांद की रोशनी और उसकी गिर्द हाला अपने अंदर अजब सी पुरअसरार होलनाकी समोए हुए था। फिजा में शामिल खुनकी ने इस होलनाकी में कई गुना इजाफा बढ़ाया तो दिल को वहशत के पंजों ने पूरी तरह जकड़ लिया था। देखा है ये पूरनमाशी का चांद? अजीब सी खौफनाक आवाज और अजीब सा धमकी आमेज अंदाज। इससे अगला पूरनमाशी और बस। कहीं दूर किसी परिंदे की भयानक आवाज ने माहौल की हौलनाकी को जानलेवा बनाने की कसर पूरी कर दी थी। यूं लग रहा था कि ये खौफ जान ले लेगा या फिर दिल फट जाएगा। बस आखिरी पूरनमाशी। फिजा में कहीं नस्वानी चीख जिसमें दुनिया भर की तमाम बदनुमाई समोई हुई थी गूंजी थी कि खौफ से उसकी आंख खुल गई थी। मदहोश आंखों से चारों तरफ पागलों की तरह देखते हुए उसको यूं महसूस हो रहा था कि दिल की धड़कनें अगले लम्हे बंद हो जाएंगी और दिमाग काम करना छोड़ देगा, जबकि मुकम्मल होते ही बहुत कुछ ना समझ आने वाली बातें समझ आ जाएंगी। आखिरी पूरनमाशी। खौफ से धड़कते दिल की आवाज कानों में सुनाई दे रही थी। ये मुसलसल 5वां रोज था कि ये ख्वाब उसे नजर आता था। एक ही ख्वाब का तवातर से नजर आना हरगिज बेमकसद ना था। वो जरूर कुछ न कुछ अपने अंदर मकसद और मायने लिए हुए था। किताब अभी भी उसके सीने पर धरी थी। वो सोने से पहले किताब पढ़ रही थी। ये किताब कोई नॉवेल नहीं था, ना ही पुरअसरार तहरीरों का मजमुआ। वो मेडिकल की स्टूडेंट थी। रात को देर तक पढ़ना उसका मामूल था और इस मामूल में तसलसल से शामिल होकर इस अजीबो गरीब ख्वाब ने इसके दिलो दिमाग में कितनी हैरतों को जन्म दिया था। पूरनमाशी का चांद यानी 14वीं का चांद। खौफ इसरार में लिपटी रात और वो औरत स्याह रात का लिबास पहने, उजड़े बिखरे दराज बालों को खोले हुए, स्याह बदनुमा चेहरा और उस पर मौजूद 2 मोटी अंडों जैसी आंखें जिनकी गजबनाकी देखकर दिल होल जाए। और इस सब के अलावा जो सबसे अहम काबिल तवज्जो बात थी वो उसका निहायत गजबनाक अंदाज में चांद की तरफ इशारा करके ऐसी बात कहना जो गैर वाज़ेह थी। पूरनमाशी। वो औरत कौन थी? उसकी बातों का मतलब क्या था? 14वीं के चांद की तरफ इशारा करने का क्या मकसद था? और सबसे अहम बात, ये ख्वाब उसे क्यों मुसलसल दिखाई दे रहा था? मैं नहीं जाऊंगा डॉक्टर के पास। पूरे घर में चीखों का शोर मचा था। ये शोर इस घर के दरो दीवार सुनने के आदी हो गए थे। अगर किसी ने मुझे जबरदस्ती ले जाने की कोशिश की तो मैं खुद को खत्म कर लूंगा। कभी चिल्लाने वाले का जुनून बेकाबू हो रहा था तो धमकी देने वाला भी सिर्फ इन लफ्जों पर ही इक्तफा न करता था, बल्कि तेज धार छुरी या कोई भी खतरनाक हथियार उसके हाथ में होता था। चिल्लाने वाला अब कुछ जुनूनी सा दिखाई देने लगा था और जबरदस्ती करने वाला ना सिर्फ हमले की कोशिश कर रहा था बल्कि बेकाबू होने वाला शख्स अपने बाप के हाथों को जख्मी कर रहा था। इस नौजवान की दिन ब दिन अबतर हालत घर वालों के लिए तशवीश का बायस बनने लगी तो परेशानी ने किसी के कदमों का रुख साइकाट्रिस्ट और किसी का रुख अल्लाह वालों की तरफ मोड़ दिया था। निहायत गंदी और गलीज चीज इस पर आ गई है। मुकामी दरगाह के पुरसकून अहाते में वो दुखियारी औरत जिसकी आंखों से मुसलसल आंसू बहे जा रहे थे, वो अपनी मुश्किल परेशानी को लिए उस अल्लाह वाली के सामने सर झुकाए बैठी थी। सब्ज रंग का लिबास पहने, सर को सफ़ेद उजले दुपट्टे से लपेटे, उस अल्लाह वाली का मुस्तकिल ठिकाना ये दरगाह थी जो हर जुमेरात को मखलूक खुदा के लिए हाजात व मनाजात के लिए खोली जाती थी। आज भी जुमेरात थी। इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाली नहीं वो। उस अल्लाह वाली की आवाज़ में ऐसा जलाल था कि जिसकी तासीर दिल की हालत अजीब सी करती महसूस होती थी। आखिर ये मुसीबत क्यों आई है? रोती हुई औरत ने पूछा। तुम लोगों की अपनी लापरवाही से। गूंजदार आवाज दरगाह के अहाते में पूरी शिद्दत के साथ बुलंद हुई। एक अकलौता बेटा जिसमें उस दुखियारी माँ की जान थी। इस अल्लाह वाली के रूहानी इल्म के मुताबिक उसके बेटे पर एक गलीज चीज आ गई थी जो इतनी खबीस और ताकतवर थी कि आसानी से पीछा छोड़ने वाली ना थी।
اس کے گندے اثرات کا یہ عالم تھا کہ ڈاکٹرز کی دوائیں بھی بے اثر ہونے لگی تھیں۔ کوئی تو حل ہوگا اس کا بی بی، اگلی جمعرات کو اس کو لے کر درگاہ شریف پر آنا۔ اس آخری بات کے بعد نور بی بی نے اپنا ظاہری رخ نہ صرف پھیرا بلکہ بدن کے اندر روح بھی کسی اور جانب متوجہ ہو کر اس عالم سے لاتعلق ہو کر جیسے کسی اور عالم میں جا بسی تھی۔ رات بہت خوفناک سی تھی، چہار سو اندھیرا ہی اندھیرا تھا کہ فضا میں خوفناک آواز نے اندھیرے کے سینے کو چاک کیا۔ کوئی کوشش کام نہ آئے گی، میں اسے ضرور اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ ایک خوفناک چیخ نے اسے رات کے آخری پہر جھنجھوڑ کر جگایا تو خود کو جیسے پسینے میں بھیگا ہوا پایا تھا۔ حالت خواب میں آج کوئی چھٹی بار اس نے اس مکرو شکل والی عورت کو دیکھا تھا جس کا لہجہ انداز کسی خطرناکی کا اندھیا دے رہا تھا۔ اب اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ معاملہ ہرگز اتنا سادہ اور سیدھا نہیں ہے اور نہ ہی یہ خواب بے مقصد ہے۔ 1 سال پہلے سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، معاملات زندگی خوشگوار اور پرسکون تھے، پھر یہ اچانک سے کیا ہو گیا تھا؟ بہت سے الجھے ہوئے سوالوں کے نرغے میں گھری وہ اپنے بڑے بھائی سلمان کے پاس بیٹھی تھی جو دواؤں کے زیر اثر نیم بے ہوش تھا۔ آج سلمان نے اپنی ماں پر چھری سے حملہ کیا تھا، نہ صرف یہ کہ انہیں زخمی کر دیا تھا بلکہ حالت جنون میں عین ممکن تھا کہ وہ کوئی بڑا نقصان کر دیتا اگر بیچ میں صبا آ کر بیچ بچاؤ نہ کراتی۔ آج جمعرات تھی، عصر اور مغرب کے دوران سلمان کو درگاہ شریف لے جانا تھا۔ مشتعل ہوتے ہوئے سلمان نے نہ صرف ان کی کوشش کو ناکام بنایا تھا بلکہ چھری سے حملہ کر کے انہیں زخمی بھی کر دیا تھا۔ پھر مزید جنون کی حالت میں آئے پیٹرول کی بوتل اپنے اوپر اور ماں پر چھڑک کر ماچس لینے کے لیے پاگلوں کی طرح کچن کی طرف بھاگا تھا کہ صبا نے کچن کو اندر سے لاک لگا کر اس کو انتہائی قدم سے روک دیا تھا۔ ڈاکٹرز کے مطابق اسے شیزوفرینیا ہو گیا تھا۔ یہ ڈاکٹروں کی تحقیق تھی۔ سلمان کو ڈاکٹرز نے اس مرض کا شکار قرار دیتے ہوئے علاج تو شروع کیا مگر اس کی حالت میں بہتری کے بجائے ابتری آتی جا رہی تھی۔ صبا خود بھی میڈیکل میں تھی، اس لیے باریک بینی سے بھائی کی حالت کا جائزہ لے رہی تھی۔ اب تک 5 ڈاکٹرز بدلے جا چکے تھے، سبھی کے مطابق سلمان کو شیزوفرینا کا مرض تھا، مگر حیرت انگیز بات تھی کہ کسی ایک ڈاکٹر کی دوا بھی اثر دکھانے میں ناکام رہی تھی۔ اور پھر تشویش طلب بات مسلسل صبا کو ان خوابوں کا آنا تھا۔ یہ سب ایک ہی سلسلے کی کڑیاں تھیں۔ میڈیکل کی ذہین ترین سٹوڈنٹ صبا اس پریشانی کی حقیقت جاننے کے لیے سرگرم ہو گئی تھی۔ مقامی درگاہ کے احاطے میں فاختاؤں اور کبوتروں کی آوازوں کا شور وقفے وقفے سے ڈوبتا ابھرتا تھا۔ بہت خبیث چیز کے قبضے میں آ گیا ہے۔ کافی دیر سے آنکھیں بند رکھنے کے بعد نور بی بی نے آنکھیں کھول کر سلمان کو جلالی نظروں سے دیکھا، جس کو گھنے درخت کے نیچے رسیوں سے باندھ کر زبردستی بٹھایا گیا تھا۔ بکھرے ہوئے بال، لہو رنگ آنکھیں نور بی بی سمیت سب پر جمی تھیں، جن میں غیظ و غضب بھرا تھا۔ وہ اصل میں درگاہ نہیں آنا چاہتا تھا، راستے میں بھی چلتی گاڑی سے چھلانگ لگانے کی کوشش کی تھی۔ کھول دو مجھے، وہ انتہائی بھاری اور بھیانک آواز میں غرایا تو اس کی آواز کسی انسان کے بجائے جانور کی لگی۔ مشکل ہے کہ جان بخشی ہو۔ نور بی بی کے منہ سے یہ الفاظ نکلنے کی دیر تھی کہ دکھیاری ماں کا تو جو حال ہوا، صبا بھی خوف و ہراس کا شکار ہو گئی۔ میڈیکل کے شعبے سے تعلق رکھنے والی لڑکی جو ہر چیز کو سائنس، تجربے اور مشاہدے کی آنکھ سے دیکھنے اور پرکھنے پر یقین رکھتی تھی، اس کی نظر میں نور بی بی کی باتیں فضول اور بیکار تھیں۔ کہا بھی تھا کہ یہ پلہوٹی ہے، اس کا خیال رکھنا۔ نور بی بی کی آواز میں افسوس تھا۔ چند سرخ اور سیاہ رنگ کے دھاگے اپنے ہاتھ سے سلمان کی دونوں کلائیوں اور ایک گردن میں باندھنے کے بعد وہ مٹی کے پیالے میں جو کہ شفاف پانی سے بھرا تھا اس پر پھونک کر وہ پانی سلمان پر چھڑک رہی تھی۔ اس پانی کے چھڑکنے سے سلمان کو ایسی تکلیف ہو رہی تھی کہ جیسے پورا بدن آگ کی لپیٹ میں ہو۔ وہ اس شدت سے چلا رہا تھا کہ اس کی آواز کی بدصورتی دلوں کو لرزا رہی تھی۔ ان دھاگوں کی حفاظت کرنا اور اگلی جمعرات اسے درگاہ پر پھر سے لے کر آنا۔ یہ آخری بات کہنے کے بعد نور بی بی نے بچا ہوا پانی سلمان کے سر پر انڈیل دیا تو فضا اس کی بھیانک چیخوں سے گونج اٹھی۔ اس کے حلق سے کسی جانور کے مشابہ آواز نکلی تو صبا بھی سر تا پا کانپ کر رہ گئی۔
पहलोटी। सबा के कानों ने ये लफ्ज पहली बार सुना था। जब से होश संभाला था, बड़े भाई सलमान के लिए बड़ों के मुंह से कई बार सुना था। सलमान पहली औलाद था, बहुत मन्नतों मुरादों के बाद पैदा हुआ था। सबा ने इसके मुतालिक सुना था कि उसके वालिदैन मुकामी दरगाह पर नूर बीबी से दुआ करवाने जाते तो अपने कशफ और रूहानी आंख से बहुत सी पोशीदा बातों की खबर भी नूर बीबी से मिलती रहती थी। जैसे कि नूर बीबी ने पहली बात ये बताई थी कि पहलोटी की औलाद लड़का होगा, उसकी खास हिफाजत करना। 25 साल अगर उसकी जिंदगी के शुरू के गुजर गए सुकून से तो फिर वो मजीद जिएगा, वरना। नूर बीबी की ये बात दिलों को दहला दिया करती थी। सबा ने जब से होश संभाला अपने वालिदैन को सलमान के हवाले से बहुत मोहतात पाया। वो दोनों लम्हा भर के लिए भी उसकी ज़ात से गाफिल नहीं रहते थे। यहाँ तक कि वो जवान होकर जॉब पर लग गया था, लेकिन वालिदैन फिर भी उसका ख्याल यूं रखते जैसे कि वो नन्हा बच्चा हो। एक सेहतमंद नौजवान जो भरपूर जिंदगी गुजार रहा हो, बरसरे रोजगार हो, एकदम से किसी खतरनाक मर्ज का लाहक हो जाना, ये सवाल बहुत अहम था। आखिर पहलोटी की औलाद के हवाले से वालिदैन से ऐसी क्या लापरवाही हुई थी जो उसकी जान को आ गई थी। अच्छा भला नौजवान पागलपन का शिकार हो गया था कि हर दवा बेअसर थी, के बाद दम दरूद और तावीज़ धागों पर आ गई थी। सबा के लिए ये सब चीज़ें और ख़ुसूसन नूर बीबी की बातें समझ से बालातर थीं। नूर बीबी के बांधे हुए धागों की वजह से बज़ाहिर तो सलमान की हालत पुरसकून रही, मगर गिरदो पेश में ऐसी बेचैनी दिल को महसूस होती थी जैसे कोई अनदेखी चीज़ सलमान के सुकून पर सरापा एहतजाज हो। घर के किसी गोशे, किसी कोने से अचानक ही कुछ गिरने की आवाज़ें आने लगती, लेकिन देखने पर इल्म होता कि कुछ भी नहीं गिरा। बावर्ची खाने में एकदम से यूं शोर उठता कि जैसे ढेर सारे बर्तन इकट्ठे गिर पड़े हों, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता। हर बर्तन अपनी जगह पर तरगीब से पड़ा होता। कभी अचानक से किसी नलके से पानी बहने लगता, चेक करने पर नलका बंद मिलता। कभी किसी नए नकोर कपड़े या चादर पर बड़ा सा कट अच्छे भले सूट और चादर को ज़ाया कर देता। ये तो अनदेखी ताकत के हल्के फुल्के से एहतजाज थे। अगली जुमेरात के करीब आते ही इन एहतजाज में शिद्दत आने लगी थी। अचानक से सीढ़ियाँ चढ़ते या उतरते गिर पड़ना, छत से कभी बिल्ली के रोने की आवाज़ आती तो कभी छत से काफ़ी मिकदार में बिल्लियों के लड़ने और चिल्लाने की आवाज़ आने लगती। इन सब पुरअसरार वाक़यात की जद में सबसे ज़्यादा सलमान की अम्मी आ रही थी। शायद वजह ये थी कि वही इसे इलाज मुआलजे के लिए नूर बीबी के पास लेकर जाती थी। बाज आ जा तू, छोड़ना तो मैंने तेरे बेटे को फिर भी नहीं, हशर नशर तेरा भी करके रख दूंगी। इस बार ख्वाब में सबा को जो खौफनाक औरत कई बार दिखाई दे चुकी थी। सबा की अम्मी ने उसे जागती आंखों से घर में यूं आजादाना दंदनाते हुए देखा कि वो हैरान रह गई। आखिर क्या बिगाड़ा है मेरे बेटे ने तेरा? खाली छत पर अम्मी को रोते हुए अकेले बातें करता देखकर सबा को हैरत का झटका लगा तो दिल को लगा कि शायद परेशानी ने दिलो दिमाग पर ऐसा असर डाला है कि वो खुद से बातें कर रही थी, जबकि ऐसा नहीं था। वो तो उस खौफनाक बदशक्ल औरत से बातें कर रही थी। अम्मी, किससे बातें कर रही हैं आप? यहाँ अभी एक खौफनाक औरत खड़ी थी ना? सबा के पूछने पर उसकी अम्मी ने उस औरत का जो हुलिया सबा को बताया तो वो वही था जिसे सबा कई बार ख्वाब में देख चुकी थी। बस इस पूर्णमाशी तक जो तू कर सकती है करके देख ले, तेरे बेटे को अपने साथ लेकर तो जरूर जाऊंगी। वही धमकी वाले अल्फाज। बस फ़र्क ये था कि सबा ने ये सब हालत ख्वाब में देखा और सुना, जबकि उसकी अम्मी ने खुली आंखों से ये देखकर नूर बीबी की उस बात की गवाही दे दी थी कि सलमान किसी गलीज और आसेबी खलल में गिरफ्तार हो चुका था। कब, कैसे और क्यों, अभी इन सवालों का जवाब किसी के पास ना था। पूरे 2 रोज़ बाद चांद 14 का होने वाला था। कुछ बहुत संगीन होने का इशारा छठी हिस्स मुसलसल दिए जा रही थी। शायद मैं अब ज़्यादा दिन जिंदा ना रहूं। बहुत महीनों बाद या शायद पूरे 1 साल बाद सलमान ने सबा से बातें की थी। वो मुझे नहीं छोड़ेगी। सलमान का बदन हड्डियों का ढांचा बनकर रह गया था। उसके लिए चलना फिरना खाना जैसे अजाब हो गया था।
वो कहीं से भी 26 साल का नौजवान नहीं लगता था। वो कौन है भाई? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि वो आपकी जान की दुश्मन बन गई है? वो कौन है मैं नहीं जानता। बस इतना याद है कि मैंने उसे पहली बार मरी ट्रिप के दौरान देखा था। ये कहने के बाद सलमान फिर से यूं लाताल्लुक और खामोश हो गया कि जैसे उसकी कुव्वते गोयाई छीन ली गई हो। अगले 2 रोज भी वो यूं ही भूखा प्यासा खामोश पड़ा रहा। सबा को उसने बताया था कि वो औरत उसे हर जगह नजर आती थी, उसे बार बार छत की तरफ बुलाती थी। जब वो सबा से बातें कर रहा था तब भी वो उसे खड़ी घूर रही थी। शहादत की उंगली से नकाहत भरे अंदाज में सलमान ने दरवाजे की तरफ इशारा भी किया था, मगर सबा को वहां कुछ भी नजर नहीं आया था। कोई ऐसी चीज तो कमरे में जरूर मौजूद थी जो एक आंख को तो दिखाई दे रही थी मगर दूसरे की आंखों से ओझल थी। आखिर ये क्या मुअम्मा था? ये क्या राज था? फिर ठीक 2 रोज बाद चांद की 14 तारीख को वो हादसा रोनुमा हो गया था जिसने कई रोज से दिल को सहमा रखा था। सलमान ने खुद को गोली मारकर खत्म कर लिया था। पूर्णमासी 14वीं के चांद की दूधिया रोशनी में खून में लथपथ सलमान का मुर्दा जिस्म हर जुबान को गुम कर गया था। बिजली कड़क रही हो तो बाहर ना निकले, स्याह रंग का लिबास ना पहने, अनजान जगह पर तन्हा ना जाए, सूरज या चांद किरण हो सुर्ख लिबास ना पहने, स्याह रंग के लिबास पर कोई इतर या कोई तेज खुशबू ना लगाए। स्याह लिबास जितनी देर बदन पर रहे वो हालत वुजू में रहे, बारिश और आंधी में ना निकले, चांद सूरज को गिरन लगा हो तो खुले आसमान के नीचे ना जाए। स्याह बिल्ली, स्याह कुत्ता या स्याह रंग का नाग या स्याह सांप रास्ते में आ जाए तो फौरन से रास्ता बदल ले और उसकी आंखों में आंखें डाल कर ना देखे, क्योंकि अक्सर स्याह बिल्ली या कुत्ते सांप में जिन्नात या फिर किसी खबीस चीज का बसेरा होता है जो देखने वाले की आंखों के रास्ते उसके जिस्म में दाखिल होकर उस पर काबिज हो जाती हैं, और खसूसन देखने वाला अगर पहलोटी का लड़का या लड़की हो। ये एहतियात सबके लिए नहीं थी बल्कि सिर्फ पहलोटी की औलाद के लिए थी। तिब की दुनिया का एक बड़ा नाम न्यूरोसर्जन डॉक्टर सबा हसन ने एक अजीबोगरीब फीचर लिखकर तिब के शोबे से ताल्लुक़ रखने वालों को हैरान कर डाला था। इस फीचर में डॉक्टर सबा ने अपनी ज़िंदगी के तजर्बात को सामने रखकर रोशनी डाली थी। पहलोटी की औलाद चाहे वो लड़का हो या लड़की किस कदर तवज्जो मांगते हैं। 90% वालिदैन को इसका शऊर ही नहीं होता, और इस बेखबरी में वो और उनकी पहलोटी की औलाद कितने नुकसान, मसाइब और परेशानियों से दो चार हो जाते हैं कि वो समझ ही नहीं पाते। 10 साल गुजर जाने के बाद भी वो खौफनाक हादसा आज भी डॉक्टर सबा की याददाश्तों में ऐसा महफूज था कि जैसे कल ही की बात हो। अकलौते भाई की खून में लथपथ लाश का मंजर आज भी याद था। जुमेरात की शाम थी। इत्तफाक से उसी जुमेरात को चांद की 14 तारीख भी थी। सलमान की हालत कई रोज से बहुत अबतर हो गई थी। उसे मगरिब के वक्त नूर बीबी की दरगाह पर लेकर जाना था। नूर बीबी के मुताबिक ये जुमेरात बहुत अहम थी। अगर आज तुम लोग उसे मुझ तक ले आए तो खैर होगी, वरना सलमान का सिलसिला जिंदगी मुनक़ता हो जाएगा। हमेशा की तरह सलमान नूर बीबी का नाम सुनते ही मुश्तिल हो गया था। तोड़ फोड़, चीखना चिल्लाना, कभी किसी पर हमला तो कभी किसी के साथ हाथापाई। इस धक्कम पेल में वो अफरादे खाना को जख्मी भी कर चुका था। मैं तो मरूंगा ही, छोड़ूंगा तुझे भी नहीं। वो अपनी माँ का तो जानी दुश्मन बन गया था, जैसे वो उसकी सगी माँ ना हो बल्कि जान की दुश्मन हो। माँ को इस जोरदार अंदाज में धक्का देकर गिराया कि संगे मरमर के फर्श पर वो मुंह के बल गिरी कि उसके माथे पर गहरी चोट आई। खुद को सबकी गिरफ्त से छुड़ाता वो दीवाना वार भागता हुआ छत पर जा पहुंचा और अंदर की तरफ से कुंडी लगा ली। ठीक 10 मिनट बाद फिजा में फायर की आवाज़ सुनाई दी। सलमान ने अपनी पेशानी पर गोली मारकर खुद को ख़त्म कर लिया था। पहलोटी औलाद से मुतल्लिक बातों को जो लोग दकियानूसियत और फरसूदा कहते हैं, दर हकीकत मेरी नज़र में वो लोग शऊर की उस सतह पर पहुंच ही नहीं पा रहे जहां उन्हें होना चाहिए। 10 साल पहले वाले हादसे ने डॉक्टर सबा के दिमाग पर ऐसा सदमाती असर छोड़ा था कि दिल आज भी खुद को मलामत करता था। वो सब बातें जिनको वो अकल की कसौटी पर रख कर रद्द करती थी,
नूर बीबी के इल्म को गलत और बेबुनियाद कहकर उनका मजाक उड़ाने वाली मुस्तकबिल की माया नाज डॉक्टर अब शऊर की ऐसी स्टेज पर थी कि अब ना उसका दिल इनकारी था और ना ही अकल। सलमान अपने दोस्तों के साथ ऑफिस ट्रिप पर गया था जिसके हक में उसके वालिदैन बिल्कुल ना थे। अनजान जगह पर सफ़र और चांद की चौधरी भी आने वाली थी। बड़ों की हर बात को रद्द करते जिद्दी सलमान ने ट्रिप पर जाकर दम लिया था और ट्रिप पर वो सब लापरवाही की थी जिससे सब बड़े उसे मना करते थे। तो क्या पहलूटी औलाद एक डब्बे में बंद होकर ज़िंदगी गुजार दे? सबा और सलमान दोनों बहन भाई की सोच इस मामले में एक जैसी थी। पहलोटी की औलाद होना तो जैसे कोई सजा हो गई है। सलमान जब ट्रिप पर गया तो ठीक ठाक था, मगर जब लौटा तो बिल्कुल बदल गया था। जर्द रंगत, नकाहत ज़दा बदन, उदास चेहरा। वो बहुत बातूनी था, मगर वापस आने के बाद हंसना बोलना तो जैसे भूल ही गया था। कमरे में तन्हा बैठा रहता था, नहाने धोने से दूर रहता था, ज़रूरत बिला ज़रूरत थूकता रहता, यहाँ तक कि अक्सर तो सामने खड़े शख्स के ऊपर भी थूक देता। कई कई दिन भूखा रहता, किसी से कोई बात ना करता। सबा के कुरेदने पर बमुश्किल उसने मरी ट्रिप से मुतल्लिक जो बातें बताईं कि ट्रिप के दौरान स्याह बिल्ली और स्याह नाग मुसलसल उसके ताकुब में रहे थे और वापसी पर एक बदशक्ल औरत जो देखने में डाइन लगती थी वो भी उसके साथ लग गई थी। वो सलमान के अलावा किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। सलमान ने एक रात वीरान जगह पर घने दरख्त पर उसे बैठे भी देखा था। वो रात पूरनमाशी की रात थी। उस रात के बाद वो डाइन उस पहलोटी औलाद यानी सलमान के पीछे पड़ गई थी। सलमान के मुंह से डाइन नुमा औरत का जिक्र सुनकर सबा समझ गई थी कि ये वही औरत थी जो कई बार उसे भी ख्वाब में नजर आती थी। और आखिरकार सबा के देखे हुए ख्वाब के मुताबिक और सबा की माँ ने अपनी आंखों से जो कुछ देखा और सुना था बिल्कुल वैसा ही हुआ। उनकी हर कोशिश के बावजूद वो बदशक्ल और खौफनाक डाइन उनके भाई को ले ही गई। पहलोटी औलाद से मुतल्लिक ये तमाम बातें दिमाग और अकल के लिए नाकाबिले फहम थीं कि डॉक्टर सबा पर एतराज़ करने वालों ने कई सवाल उठाए थे, मगर अब वो ज़हनी शऊर की उस सतह पर खड़ी थी जहाँ खड़े होकर वो अब उनको ना तो दकियानूसी कहती थी और ना ही फरसूता, बल्कि ये सब उस दुनिया से जुड़ी थी जिसका नाम हैरत कदा था।